तो अब उन लोगों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा पड़ चुका है जो यह कहा करते थे कि भारत कभी चीन के बराबर नहीं आ सकता। वही भारत जिसे कभी डेवलपिंग नेशन कहकर नजरअंदाज किया जाता था, आज उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसके फैसलों से वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय होती है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह उन नीतियों का परिणाम है जो चुपचाप पर्दे के पीछे कई सालों से गढ़ी जा रही थीं। भारत ने न केवल अपनी सैन्य ताकत को नए आयाम दिए हैं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी ऐसी चाल चली है जिसने वैश्विक शक्तियों को हिला दिया है। चीन जब अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सहारे दुनिया को कर्ज के जाल में फंसा रहा था, तब भारत ने विश्वसनीय साझेदारी का मॉडल अपनाया। बिना किसी देश को आर्थिक गुलामी में धकेले उसे विकास का साथी बनाया। यही कारण है कि आज एशिया के कई देश बीजिंग से मुंह मोड़कर नई दिल्ली की ओर देख रहे हैं। भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रक्षा नीति और रूस अमेरिका दोनों के साथ बनाए गए संतुलित संबंध अब स्मार्ट डिप्लोमेसी का प्रतीक बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि इस शक्ति परिवर्तन की पटकथा अभी पूरी नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की चुप्पी कई बार एक रहस्य जैसी लगती है, मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। क्या यह भारत का साइलेंट गेम है जो तब सामने आएगा जब बाकी देश अपने अपने विवादों में उलझे होंगे, या फिर यह वह रणनीति है जो दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को जड़ से बदल देगी? जो भी हो, यह स्पष्ट है कि अब भारत पीछे चलने वाला नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। और शायद आने वाले वर्षों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह दौर उस अध्याय के रूप में दर्ज होगा जहां भारत ने न केवल चीन को पीछे छोड़ा, बल्कि विश्व नेतृत्व की दौड़ में खुद को सबसे आगे स्थापित किया। चुपचाप, योजनाबद्ध और सटीक तरीके से दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था के रंगमंच पर अचानक एक ऐसा दृश्य उभरा है जिसने न केवल एशिया की शक्ति संतुलन को बदल दिया है, बल्कि उन सभी धारणाओं को भी ध्वस्त कर दिया है जो दशकों से भारत को चीन की छाया में देखने की आदत डाल चुकी थी। जो लोग यह कहते थे कि भारत हमेशा चीन के पीछे रहेगा, कि उसकी गति सीमित है, उसकी अर्थव्यवस्था, रक्षा नीति या तकनीकी क्षमता कभी ड्रैगन के स्तर तक नहीं पहुंच सकती, उन्हीं लोगों के चेहरों पर अब सबसे बड़ा तमाचा पड़ा है, क्योंकि इतिहास ने करवट ले ली है। और इस बार करवट लेने वाले हाथ भारत के हैं। यह कहानी सिर्फ आर्थिक ग्राफ या जीडीपी की संख्याओं की नहीं है, यह उस सामरिक बुद्धिमत्ता, तकनीकी क्रांति और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति की कहानी है जिसने भारत को तीसरे वैश्विक शक्ति स्तंभ के रूप में स्थापित कर दिया है। हाँ, सही सुना आपने, भारत अब तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक पावर सेंटर बन चुका है। और यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब पूरी दुनिया दो ध्रुवों अमेरिका और चीन के बीच उलझी हुई थी। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। इस बदलाव की नींव पिछले एक दशक से चुपचाप रखी जा रही थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से लेकर सेमीकंडक्टर मिशन तक, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण से लेकर विदेशी निवेश की नीतियों के पुनर्लेखन तक, हर नीति, हर कदम इस नए युग की दिशा तय कर रहा था। और जब सब कुछ अपने अपने स्थान पर जुड़ता गया, तब अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने चीन के मॉडल को ही चुनौती दे डाली। रिपोर्ट आई और पूरे बीजिंग के गलियारों में सन्नाटा फैल गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अब चीन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक विनिर्माण, वृद्धि दर और उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादन दोनों ही क्षेत्रों में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। ये वही क्षेत्र हैं जो पिछले 2 दशकों तक चीन की ताकत का प्रतीक माने जाते थे। इलेक्ट्रॉनिक निर्माण, रक्षा उत्पादन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी निर्यात भारत अब इनमें से प्रत्येक में न केवल आत्मनिर्भर हो चुका है, बल्कि निर्यातक बन गया है। लेकिन असली सस्पेंस यहां से शुरू होता है, क्योंकि यह उछाल केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं। हालिया रक्षा रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा 3 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट, उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली और साइबर युद्ध क्षमता है। और यह सब कुछ उस दौर में जब चीन की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है, जब उसका निर्यात घट रहा है और जब उसके तकनीकी क्षेत्र पर अमेरिका के प्रतिबंधों का प्रभाव दिखने लगा है। भारत ने वह कर दिखाया जो कभी असंभव समझा जाता था। सैन्य तकनीकी प्रभुत्व को आर्थिक शक्ति के साथ जोड़ देना, यही वह सूत्र है जिसने उसे तीसरे वैश्विक शक्ति स्तंभ के रूप में स्थापित किया है।
अमेरिका ने भी हाल के रणनीतिक दस्तावेज में भारत को डिसीसिव बैलेंसिंग पावर यानी निर्णायक संतुलन शक्ति कहा है। यह वही शब्द है जो पहले केवल चीन और रूस के लिए इस्तेमाल होता था। अब चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि भारत उसकी तरह सस्ती श्रम शक्ति पर आधारित मॉडल नहीं चला रहा। भारत ने अपने विकास की दिशा टेक्नोलॉजी डेमोक्रेसी के संयोजन से तय की है, जहां स्टार्टअप्स, एआई, रक्षा उद्योग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए 2025 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत अब दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल निर्यातक देश बन चुका है और उसने 180 से अधिक देशों में अपनी तकनीकी सेवाएं स्थापित की हैं। दूसरी ओर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब वित्तीय बोझ में तब्दील हो रही है। सैकड़ों अरब डॉलर के कर्ज पर झूलते अफ्रीकी और एशियाई देश अब भारत की नई ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट पार्टनरशिप की ओर देख रहे हैं, जहां पारदर्शिता, साझेदारी और टिकाऊ विकास की नीति है। भारत की यही रणनीति अब चीन के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी मॉडल को ध्वस्त कर रही है। फिर आती है रक्षा कूटनीति। भारत ने फ्रांस, रूस, जापान और यहां तक कि अमेरिका के साथ भी अलग अलग रक्षा गठबंधन बना लिए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन की पुरानी रणनीति भारत को सीमित रखना अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हाल ही में जब भारत ने अपने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर AMC-A के उत्पादन की घोषणा की और साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के परीक्षण में सफलता पाई, तब बीजिंग के मीडिया ने इसे चीन के लिए रणनीतिक खतरा बताया। लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। दुनिया भर में जारी ऊर्जा युद्ध के बीच भारत ने वह चाल चली जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रूस से सस्ते तेल की खरीद, उसे परिष्कृत कर यूरोप को बेचना, यह न केवल आर्थिक बुद्धिमत्ता का उदाहरण है बल्कि चीन को मात देने की रणनीतिक मिसाल भी है। चीन जहां अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहा है, भारत वहीं पश्चिम और रूस दोनों के साथ काम कर रहा है। यही संतुलन की कला भारत को तीसरी शक्ति बनाती है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब अमेरिका भी भारत को केवल साझेदार नहीं बल्कि सह ध्रुव यानी कोपोल मानने लगा है। वॉशिंगटन की हालिया इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में यह साफ लिखा गया है कि इंडिया का उदय एक बहुपोलर एशिया की गारंटी देता है। यानी भारत का उदय अब एशिया को बहुध्रुवीय बना रहा है, जहां चीन अकेला केंद्र नहीं रहेगा। अब वैश्विक निवेश की धाराएं भी बदल रही हैं। जहां पहले कंपनियां चीन प्लस एक रणनीति के तहत किसी एक अतिरिक्त देश में निवेश करती थीं, अब वह नीति इंडिया प्लस वन में बदल रही है। इसका मतलब है कि चीन अब भरोसेमंद विनिर्माण केंद्र नहीं रहा। भारत ने स्थिर लोकतंत्र, तकनीकी पारदर्शिता और युवा श्रम शक्ति के बल पर खुद को निवेश का सबसे सुरक्षित गंतव्य बना लिया है। और जब ये सारी ताकतें अर्थव्यवस्था, रक्षा, कूटनीति, तकनीक और ऊर्जा एक साथ आती हैं, तो एक नया युग जन्म लेता है। भारत अब केवल उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि निर्धारित शक्ति बन चुका है, जिसने ड्रैगन के पंखों से आगे निकलकर अपनी उड़ान खुद तय की है। इसलिए आज जब चीन अपने आर्थिक संकट और घटते वैश्विक प्रभाव से जूझ रहा है, भारत एक नई ऊंचाई पर खड़ा है। और यही वह पल है जब इतिहास का तराजू बदल गया। अब दुनिया केवल अमेरिका बनाम चीन नहीं बल्कि अमेरिका इंडिया वर्सेस रेस्ट के रूप में सोच रही है। भारत के विरोधी देश के पास थी, वही पावर भारत के हाथों में आ रही है। और हाल ही में ऐसी खबर आई है जिसने चीन के पांव तले जमीन ही खिसका दिया है। क्योंकि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और भारत तीसरा देश बन चुका है। चलिए पूरी डेवलपमेंट समझते हैं कि भारत किस मामले में तीसरा नीति से देश बन चुका है और आखिरकार यह संभव कैसे हो पाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह सभी भारतवासियों के लिए खुशी का पल है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, दुनिया में सबसे ताकतवर वही है और उसी को सबसे ज्यादा दुनिया के कोने कोने से सम्मान मिलता है, जिसके पास अपने आप को सुरक्षित रखने की ताकत और इस ताकत के माध्यम से वह देश दबदबा बनाए हुए हैं। आप चाहे जिसका उदाहरण ले लीजिए, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, जापान हो या फिर भारत हो, ये सभी देश किसी न किसी मामले में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। यही कारण है कि इन सभी देशों की पहचान दुनिया के कोने कोने में बनी है और अपनी इसी पहचान का फायदा ये पिछले कुछ सदियों से उठाते आ रहे हैं। लेकिन अब कमाल की बात यह है कि भारत ऐसा दबदबा बना चुका है कि दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां से लाभ उठाने के मामले में भारत पीछे रह जाए और जहां भारत का नाम ना गूंजे। और दुनिया के कोने कोने की बैंड बाजे में अब इसी बात का डंका बज रहा है कि भारत तीसरा देश बन गया और चीन को पीछे छोड़ दिया। यहां बात हो रही है।
ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग की, जहां पर भारत पिछले कुछ दशकों से चौथी पोजीशन पर लगातार बरकरार था। तीसरी पोजीशन पर हमेशा चीन हुआ करता था, लेकिन इस बार साल 2025 के आंकड़े ने तस्वीर ही बदल दिया है और दुनिया के कोने कोने से यही खबर निकल कर आ रही है कि भारत वैश्विक हवाई शक्ति के मामले में थर्ड स्ट्रांगेस्ट कंट्री बन चुका है और चीन को ओवरटेक कर दिया है। यानी कि जो चीन अपने आप को एशिया में भारत से बड़ा बलशाली समझता था, अब उसी का सिर भारत की वायुसेना के सामने झुक चुका है, क्योंकि पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस है और उसके बाद अब तीसरे नंबर पर आ चुका है। हमारा भारत और चीन खिसक कर चला गया है चौथी पोजीशन पर। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार यह संभव कैसे हो पाया कि भारत ने उसी चीन की एयरफोर्स की ताकत को पीछे छोड़ गया, जिस चीन के पास 5th जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट है। आगे चलकर इस सवाल का भी जवाब हम आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि इस बात की क्या ऑथेंटिसिटी है कि भारत अब तीसरा पावरफुल एयरफोर्स वाला देश बन ही गया है, क्योंकि रिपोर्ट जारी होते ही चीनी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और कई यूजर्स ने इस रिपोर्ट को झूठा बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि असल में अभी तक होता यह था कि जब भी बात आती है ताकत की, तो लोग सबसे पहले अमेरिका, रूस या चीन का नाम लेते हैं। लेकिन जो सबसे ताजा रिपोर्ट आई है वह किसी ऐसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं आई है, बल्कि ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2025 में भारत ने इतिहास इसलिए रच दिया है क्योंकि यह रिपोर्ट जारी हुई है। WDMA में वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट नामक संस्था की तरफ से यह संस्था वायु सेनाओं को सिर्फ उनके विमानों की संख्या पर नहीं, बल्कि उनकी आधुनिकता, तकनीकी विविधता, प्रशिक्षण क्षमता और युद्धक तैयारियों पर परखती है। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2025 ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विश्लेषण के परिदृश्य में एक ऐतिहासिक मोड़ ला दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना के रूप में रैंक किया गया है। यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना की वर्षों की मेहनत, तकनीकी प्रगति, रणनीतिक दूरदर्शिता और वैश्विक स्तर पर बदलते संतुलन की कहानी कहती है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था WDMA वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट अपनी पारदर्शिता और विश्वसनीय आकलन के लिए जानी जाती है। यह संस्था किसी भी देश की वायुसेना का मूल्यांकन केवल विमानों की गिनती से नहीं करती, बल्कि उसकी तकनीकी विविधता, ऑपरेशनल तैयारी, प्रशिक्षण प्रणाली, युद्ध रणनीति, लॉजिस्टिक सपोर्ट और इंटेलिजेंस क्षमता जैसे कई मापदंडों के आधार पर करती है। ऐसे में भारत का चीन जैसी बड़ी वायुसेना को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आना अपने आप में एक रणनीतिक विजय के समान है। जहां पहले विश्व की शीर्ष 3 एयरफोर्स की बात होती थी, तो अमेरिका, रूस और चीन का नाम ही प्रमुखता से लिया जाता था, वहीं अब इस सूची में भारत ने अपनी जगह बट पक्की कर ली है। MA की 2025 की रैंकिंग के अनुसार पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे स्थान पर भारत है चीन को। चौथे स्थान पर खिसकना पड़ा है और यही वह बिंदु है जिसने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे वीबो और डुइन पर हलचल मचा दी। कई चीनी यूजर्स ने इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए इसे पश्चिमी प्रचार तक कहा, जबकि कुछ ने माना कि भारत ने पिछले 1 दशक में जिस रफ्तार से अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाया है वह सराहनीय है। भारतीय वायुसेना की यह बढ़त यूं ही नहीं आई। बीते कुछ वर्षों में भारत ने अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, राफेल जेट्स, अपग्रेडेड सुखोई और मिराज 2000 जैसे विमानों को न केवल अपनी युद्धक नीति में शामिल किया है, बल्कि इनका रणनीतिक एकीकरण भी किया है। भारत ने साथ ही साथ स्वदेशी तकनीक पर जोर देते हुए एरोस्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को नया आयाम दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO जैसी संस्थाओं ने मिलकर न केवल भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक बनाया है, बल्कि भविष्य के लिए एमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, जो भारत का पहला पूर्णत स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट होगा। इसके विपरीत चीन के पास भले ही मिघ ड्रैगन जैसे 5th जनरेशन फाइटर मौजूद हों, लेकिन उसकी परिचालन दक्षता, पायलट प्रशिक्षण और सामरिक रणनीति पर सवाल उठते रहे हैं। कई रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि चीन के J-20 का इंजन अभी तक पूरी तरह स्वदेशी नहीं है और उसका वास्तविक स्टील्थ प्रदर्शन पश्चिमी मानकों पर परखा नहीं गया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने अपनी मल्टी डोमेन वॉरफेयर कैपेबिलिटी यानी वायु, अंतरिक्ष और साइबर डोमेन में एक साथ काम करने की क्षमता को भी काफी मजबूत किया है।
जो आज के युद्ध क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाती है। राफेल विमानों की तैनाती के बाद भारत की एयर सुपीरियरिटी में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इन विमानों की स्कैल्प और मेटेओर मिसाइलों ने भारतीय वायुसेना को एक ऐसा स्ट्राइक रेंज दिया है जो न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन के भीतर गहराई तक किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकती है। इसके अलावा भारत की एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम क्षमता, IL-78 टैंकर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम ने IAF को युद्ध के समय असाधारण समन्वय क्षमता प्रदान की है। WDMMA की रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि भारत की वायुसेना की ताकत केवल संख्या या मशीनों पर आधारित नहीं है, बल्कि पायलटों के प्रशिक्षण और ऑपरेशनल अनुशासन पर भी टिकी हुई है। भारतीय पायलटों की युद्ध स्थितियों में प्रतिक्रिया क्षमता, चाहे वह 2019 के बालाकोट स्ट्राइक का उदाहरण हो या गलवान टकराव के समय की त्वरित प्रतिक्रिया, वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत ने पिछले 5 वर्षों में इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस ISR मिशनों में अद्वितीय वृद्धि दर्ज की है। सैटेलाइट आधारित सर्विलांस, स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम और AI आधारित विश्लेषण प्रणालियों के चलते अब भारतीय वायुसेना केवल हवाई नहीं बल्कि डिजिटल युद्ध क्षेत्र में भी अग्रणी बन चुकी है। यही कारण है कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने भारत को रैपिडली मॉडर्नाइजिंग एयरफोर्स की उपाधि दी है। भारत ने अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क को पर्वतीय और कठिन इलाकों तक विस्तारित किया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।